वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्यों आया? क्योंकि पहले नियम में कुछ कमी थी। प्रथम नियम दिशा का ज्ञान नहीं कराता है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, यदि हम किसी वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो ब्रेक शूज़ गर्म हो जाते हैं। वो जो गतिज ऊर्जा थी वाहन की, वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या हम इस हीट को पुनः काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये असंभव है, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, हीट को वर्क में बदलना पॉसिबल है, लेकिन दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, है ना। जो ब्रेक शू पर जो हीट जनरेट होती है उसे हम बहुत आसानी से वर्क में नहीं बदल सकते। ठीक है, तब हमें जब हीट को वर्क में बदलने की आवश्यकता हुई तो कुछ डिवाइसेस का आविष्कार किया गया, जैसे इंजन ने क्या किया, फ्यूल की एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, वर्क में कन्वर्ट किया। वैसे इंजन से पहले आई जो चीज़ थी जिसमें थर्मल एक्सपांशन को वर्क के रूप में यूज़ किया गया था, वो ऐसा है कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऊपर निकलती हैं, है ना, पत्थर भी उचड़ जाते हैं, यानी बड़े बड़े लावा भी निकलता है। तो इस प्रकार से किसी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि यदि हम कुछ जलने वाली चीज़ को रख कर उसके आगे किसी प्रोजेक्टाइल को रख दें तो वो प्रोजेक्टाइल को धक्का देती है। तो धीरे धीरे बंदूकों को बनाया गया होगा, तोप के गोले बनाए गए, है ना, और फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई इन चीज़ों की सहायता से। तब देखा गया कि जब ये तोप का गोला या बंदूक की गोली आगे जा सकती है तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये कंटिन्यूस होते रहे, कोई चीज़ जलती रहे और हमें कंटिन्यूस वर्क मिलता रहे एक शाफ्ट में, और जिससे हम किसी चीज़ को मूव करा सकें। तो ऐसे करके धीरे धीरे पहले जो क्या कहते हैं इसको, गन पाउडर वाला इंजन आया था एक, है ना। गन पाउडर इंजन भी एक डिवाइस है जिसमें हर एक स्ट्रोक पर पेट्रोल या डीजल जलने की बजाय क्या होता था, गन पाउडर को जलाया जाता था। तो गन पाउडर जलने से अगेन पिस्टन घूमने लगता था। ठीक है, अब एक्चुअल में इंजन कब बनाया गया? जेम्स वाट ने बनाया था। जेम्स वाट में लगभग 1760 में इसे बनाया था। एक वीडियो लेक्चर में शायद मैंने 1860 बोल दिया था, तो जेम्स वाट ने ये इंजन थोड़े पहले बनाया था। ठीक है, इसके बाद जो एक्चुअल इंजन हम यूज़ करते हैं वो कार्नोट इंजन पर आधारित हैं, क्योंकि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, लेकिन वो वर्क करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और भी गैस इंजन, जो गैस वाले इंजन होते हैं, मतलब जेट इंजन होते हैं, है ना, गैस टरबाइन इंजन होते हैं, तो वो अलग अलग सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे नए नए डिवाइस बनाए जाने लगे, तब आया इंजन की वर्किंग ऐसी थी कि ये फ्यूल को जलाकर कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता था हाई टेम्परेचर पर। फ्यूल को हाई टेम्परेचर पर जलाकर उसकी हीट एब्जॉर्ब करता था और उसे वर्क में कन्वर्ट कर देता था। अब चूँकि पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ हीट का जो पोर्शन है वो कहाँ चला जाता था, सिंक में। सिंक क्या होता है? एक कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर का यानी एक जगह होती है जिसमें कितनी भी मात्रा की ऊष्मा दे दी जाए तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। और हीट सोर्स वो चीज़ होती है जिससे कितनी भी मात्रा में ऊष्मा ले लें, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लें, तब भी उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं जब इंजन में हर बार हर स्ट्रोक में पेट्रोल जलता है तो लगभग एक बराबर तापमान ही क्रिएट करता होगा, तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर। और बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसका तापमान भी लगभग बराबर रहता है एक निश्चित समय अंतराल में, तो इस प्रकार से वो भी कांस्टेंट रहता है। और वर्क के रूप में हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, इंजन गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये डैश डैश बनाया गया एक बॉक्स बनाया मैंने, इसको मैंने कहा है डिज़ायर्ड इफेक्ट। डिवाइस हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो चाहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है, वो पूरी हो। तो इंजन इसलिए बनाया गया ताकि वो हमें कुछ कार्य करके दे। ठीक है, जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था तो उसका उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने में किया गया और भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से उसने हमारे लिए कार्य किया। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, जब हमारे लिए लोग काम करने लगते हैं तो हम उससे अपना कंफर्ट लेवल भी बढ़वाना चाहते हैं। तो कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए आया रेफ्रिजरेटर।
और प्लस कुछ चीज़ों को कुछ समय तक स्टोरेज बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेटर नाम के डिवाइस का आविष्कार किया गया। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करता था कि वर्क इसको देने पर ये लोअर टेम्परेचर से ऊष्मा लेकर हायर टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर देता था। लेकिन ये जो लोअर टेम्परेचर वाला एरिया है, इससे ऊष्मा निकल जाने के कारण इसका टेम्परेचर जो होता था वो कम हो जाता है। तो इस केस में हम इसे सिंक नहीं कहेंगे जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मान लेते हैं यदि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट मिनिमम टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होता है। ठीक है, ताकि इसमें हीट देने पर भी कोई चीज़ की हीट ना, यानी टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है, तो इसमें हमारा डिज़ायर्ड जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, लोअर टेम्परेचर। और फिर एक डिवाइस और बनाया गया ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पर गर्मी करने की आवश्यकता थी, वहाँ पर या तो आग जलाते थे या इन्होंने एक बनाया हीट पंप। इसमें क्या किया गया, वर्क को इनपुट करके टेम्परेचर हीट को कहाँ पहुँचाया गया, ऊपर हाई टेम्परेचर पर, और वहाँ पर एक डिज़ायर्ड इफेक्ट क्रिएट किया गया एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 डिवाइसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है इंजन, दूसरा रेफ्रिजरेटर और तीसरा है हीट पंप। इंजन और रेफ्रिजरेटर सभी ने आवश्यक रूप से देखे हुए हैं, सभी के घर में होते हैं, लेकिन हीट पंप जो है जनरली यूज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर मान सकते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम उसकी क्षमता का, उसकी एफिशिएंसी का, उसकी दक्षता का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद परीक्षा होती है, परीक्षा का जो रिज़ल्ट आता है, परिणाम आता है, वो बताता है कि किसने कितना अच्छी तरह से पढ़ाई किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी में हमने कुछ एनर्जी के फॉर्म को कुछ दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर वर्क को हीट में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर भी वर्क को दिया है और हीट में कन्वर्ट किया है। तो कौन ऊर्जा का उपयोग अच्छी तरह से कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से कर रहा है, तो इसके लिए हमने उनके लिए एक फार्मूला बनाया। तो इंजन के टर्म में इसे कहते हैं इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इफ़िशियंसी इंजन के केस में आउटपुट क्या है, वर्क, इनपुट क्या है, हीट फ्रॉम द सोर्स। तो W अपॉन Q है, ये किसके लिए फार्मूला हो गया, इंजन के लिए। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ये दोनों वर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको लिए एक नई टर्म बनाना आवश्यक था। तो इस टर्म को नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक, है ना। उनके निष्पादन करने की क्षमता के लिए एक नियतांक या स्थिरांक। ठीक है, तो इसका हम मान कैसे निकालते हैं, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या था, रेफ्रिजरेटर के केस में लोअर टेम्परेचर या हीट एब्जॉर्ब्ड, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, एब्जॉर्ब्ड हीट इज़ द डिज़ायर्ड इफेक्ट, और इनपुट क्या है, वर्क। COP ऑफ हीट पंप, ये क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, Q रिजेक्टेड, R मतलब रिजेक्ट, A मतलब एब्जॉर्ब्ड। तो रिजेक्टेड हीट यहाँ पर हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अपॉन में वर्क इनपुट। तो इस प्रकार से ये डिवाइसेस आए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्यों बनाया। तो पहली चीज़ तो ये थी कि पहले नियम में कुछ कमी थी, और दूसरी चीज़ ये कि हमने नए नए डिवाइसेस को बना लिया था, इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस निकले, उन ऑब्जर्वेशंस को प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया, और प्रिंसिपल से कुछ यूनिवर्सल लॉ बनाए गए। यूनिवर्सल लॉ है हमारा दूसरा नियम, किसका, ऊष्मागतिकी का। तो इसके लिए 2 वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। पहला वैज्ञानिक है केल्विन प्लांक। केल्विन प्लांक के अनुसार इस प्रकार का इंजन बनाया जाना असंभव है जो एक चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करता हो एवं भार को उठाने या कार्य करने व ऊष्मा कोश से ऊष्मा लेने के अलावा कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न नहीं करता हो। तो अब इस नियम को हम इंजन के डायग्राम में देखते हैं। इंजन का डायग्राम ये है। तो केल्विन प्लांक ने कहा कि चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करता है, भार को उठाने या कार्य करने, ठीक है, कार्य कर रहा है, और ऊष्मा कोश से ऊष्मा लेने के अलावा कोई कार्य ना करता हो। लेकिन देखिए यहाँ पर ऊष्मा भी ले रहा है, कार्य भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा को उत्सर्जित भी कर रहा है।
तो ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को सीधे कार्य में बदल दे, है ना। इससे तो क्या हो जाएगा, सारी ऊष्मा कार्य में बदलने लगेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऊष्मा का ह्रास भी हो जाता है, कुछ ऊष्मा की मात्रा रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंजन संभव नहीं है जो सारी ऊष्मा को कार्य में बदल दे, ठीक है। अगला कथन है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट मैंने कहा, ऊष्मा के लिए यह असंभव है कि वह निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर स्वतः ही, है ना, अपने आप बिना किसी बाह्य ऊर्जा के प्रवाहित हो जाए। तो दूसरा जो कथन है वो हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए बैठता है सही। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम देखते हैं। रेफ्रिजरेटर के डायग्राम में देखिए, ये क्या है, हीट सिंक लोअर टेम्परेचर पर है, हीट सोर्स हाई टेम्परेचर पर है, और यहाँ देखिए ऊष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब हमने इसको कुछ बाह्य ऊर्जा दी। तो क्लॉसियस के अनुसार ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है कि वह उच्च ताप की वस्तु की ओर निम्न ताप से चला जाए बिना किसी कार्य के। यहाँ पर कार्य दे रहे हैं तभी ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जा रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। जैसे पानी सदैव ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है ना। नीचे से ऊपर बहाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है, पंप की, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो ऊष्मा है उसे निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बहाने के लिए हमें बाह्य कार्य, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये क्लॉसियस का कथन था। तो ये दोनों कथन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इन्हें रट लीजिए और इनके जो डायग्राम है वो आपको याद होने चाहिए। अब नई टर्म्स कौन सी आई, रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रतिक्रम्यता। आपने कभी इलास्टिक चीज़ देखी होगी, जैसे हमारा स्केल है, इसको मैंने यहाँ पर बेंड किया, ये दिख रहा है कर्व हो गया थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया ये वापस से सीधा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या हो गई, रिवर्सिबल, मतलब इलास्टिक। ये क्या है, एक इलास्टिक चीज़ है जिसको हमने फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, वापस अपनी जगह पर आ गई। तो ऐसे ही रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है उसमें यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसे पहुंचाया गया तो दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर उसी पथ का अनुसरण करते हुए आ जाए तो वो क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर रास्ता इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी पथ से ही वो 1 से 2 पर गई और सी पथ से ही 2 से 1 पर वापस आ गई। तो मान लीजिए हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं भोपाल होते हुए, तो वापस आते टाइम भी हमको भोपाल होते हुए ही आना है। यदि हम कलकत्ता होते हुए वापस आ गए तो वो प्रतिक्रम में नहीं रहेगी। मतलब अप्रतिक्रम में प्रक्रम कौन सा होगा, 1A to B1, 1A to B1, यानी गए हम A रास्ते से और वापस आ रहे हैं B रास्ते से, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रतिक्रम में प्रक्रम। लेकिन पहले हम मुंबई से भोपाल होते हुए ही दिल्ली गए थे और फिर दिल्ली से वापस भोपाल होते हुए मुंबई आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक ही रास्ता, एक ही पथ होना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। लेकिन यदि वो रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ कारण होते हैं। तो ये कौन कौन से कारण हैं, पहला है लेक ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी साम्य। सभी जानते हैं इक्विलिब्रियम मतलब साम्य। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से साम्य होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यदि इनमें से कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो प्रोसेस कैसी हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। और दूसरा है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का अलग अलग जगह पर या अलग अलग रूप में बदल जाना, ठीक है। तो ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी किन किन कारणों से होता है या किस किस तरह से होता है, तो इसमें पहला है विद्युत प्रतिरोध। आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हमें दिखाई भी नहीं देती, फिर भी उसमें प्रतिरोध होता है। मतलब जनरली आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रोक सकते हैं,
कोई वस्तु जा रही है उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं जा रही उसे भी रोकने वाले हैं। तो वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जो कॉपर का तार है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और नाइक्रोम वगैरह का तार जो रहता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो मतलब वो भी एक छुपी हुई चीज़ है जो होती है, जो बिना दिखने वाली चीज़ को भी रोक लेती है। तो इस प्रकार से विद्युत प्रतिरोध होता है। इसके कारण प्रोसेस कैसी हो जाती है, इरिवर्सिबल। ठीक है। दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो जब भौतिक या फिजिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक्स इनकी बात करते हैं तब फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये किसी भी वस्तु के दूसरी वस्तु के सापेक्ष मूवमेंट या मोशन को रोकता है। विस्कोसिटी, जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, तरल पदार्थों की बात करते हैं जो बहते हैं, उनमें श्यानता या गाढ़ापन जो होता है वो उन्हें रोकने का काम करता है। इससे भी क्या आती है, इरिवर्सिबिलिटी आती है। चौथी चीज़ है इनइलास्टिसिटी। अभी हमने बात की थी इलास्टिसिटी की, है ना, जब हमने स्केल को मोड़ा था तो ये वापस आ गया था। ठीक है। लेकिन यदि हम किसी गीली मिट्टी को ऊपर कुछ निशान बनाते हैं तो वो वैसे ही निशान बना रहता है, वो अपने पुराने शेप में वापस नहीं आती है ना। उसी प्रकार से नॉर्मली तार को मोड़ते हैं तो वो तार मुड़ जाता है ना। और तो और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे इसको हम करेंगे तो ये टूट ही जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें इनइलास्टिक भी होती हैं। तो उस इनइलास्टिसिटी के कारण भी क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। और चुंबकीय क्षेत्र का भी काफ़ी सारी मशीनों में इस्तेमाल होता है। मोटर, इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो एक होती है मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस। तो ये चुंबकीय शिथिलता के कारण भी क्या होती है, कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हो जाती हैं। अतः एक्चुअल में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है। हम आदर्श परिस्थिति में रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड लॉ के लिए बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कितने क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था प्रथम नियम की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये मेन चीज़ें हैं, उसके अलावा भी कुछ है आप वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहेंगे कि इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है। इंजन के लिए इफिशियंसी का फार्मूला बताइए, रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला बताइए, हीट पंप के लिए COP बताइए। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, कमी को बताया प्रथम लॉ की, और इन सभी डिवाइसेस के द्वारा हमने भूमिका बांधी किसकी, सेकेंड लॉ की। और सेकेंड लॉ के कथन पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में। ठीक है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, ये भी 6-8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा एज इट इज़ लिखना, उसके बाद उसके डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन करना। इसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस। तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मैटर आपके दिमाग में होगा उतना अच्छा थ्योरी आप लिख पाएंगे। ठीक है। इसलिए सभी कुछ पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो अनइम्पॉर्टेंट है उसे छोड़ दें, जो अनइम्पॉर्टेंट है वह भी कई बार इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझाने में काम आ जाता है। इसलिए हमेशा सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, और रटने वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो चीज़ें कम से कम रखें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। थैंक यू।